गुड आफ्टरनून। आज हम लोग बात करेंगे गवर्नेंस। और एक चीज ध्यान देना इस बात को कि गवर्नेंस का जो टॉपिक है आपके सिलेबस में हर साल यूपीएससी में कम से कम 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। देखो आप, 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है यूपीएससी में। स्टेट पीसीएस में 20 नंबर का लगभग प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो गवर्नेंस का टॉपिक है ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है और इसमें बहुत अच्छे नंबर पाए जा सकते हैं। हम गवर्नेंस का उपयोग हर जगह कर सकते हैं और यूपीएससी गवर्नेंस को किसी से भी जोड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है आपसे कोरोना से जोड़ दे गवर्नेंस को। कोरोना फॉर एग्जाम्पल कि ये कहा जाए कि महामारियों के दौर में गवर्नेंस की प्रासंगिकता बढ़ती जा रही है। इस कथन का परीक्षण करें। आपसे इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हो सकता है आपसे यह पूछा जाए, संवैधानिक सरकार की महत्ता बढ़ती जा रही है, क्या गवर्नेंस संवैधानिक सरकार को मजबूत कर सकता है या नहीं कर सकता? आपसे इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं बात करूं, समानता देखा जाए कि आप किसी शब्द की मीनिंग को ही मत समझो। आप उसका अर्थ क्या है, प्राइमरी ये नहीं है। प्राइमरी ये है कि गवर्नेंस का उपयोग, इस शब्द का प्रयोग हम किन किन क्षेत्रों में बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपसे एक सिंपल क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, गवर्नेंस वर्सेस आंतरिक सुरक्षा। हमेशा गवर्नेंस वर्सेस सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। कुछ भी हो सकता आपसे यह पूछा जाए, गवर्नेंस वर्सेस सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना। हो सकता आपसे यह पूछा जाए, आपसे यह पूछा जा सकता है, गवर्नेंस वर्सेस संवैधानिक सरकार। हो सकता आपसे यह पूछा जाए, गवर्नेंस वर्सेस वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन की बात करें। कुछ भी नहीं पता यूपीएससी क्या पूछ सकता है। हम लोग एक एक शब्द को समझने की कोशिश करेंगे और यदि आपको शब्द की मीनिंग समझ में आ गया, यकीन करो 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, एकदम सही होगा, आपका गलत नहीं होगा। और यहां से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं गवर्नेंस से, आप उन प्रश्नों का जवाब रट कर भी नहीं दे पाओगे। आपको समझना ही होगा, क्योंकि अधिकांश प्रश्न कॉन्सेप्ट बेसिस पूछे जाते हैं। और यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो स्वाभाविक है आपके प्रश्न सही हो जाएंगे। जैसे मैं इस शब्द की मीनिंग बताता हूं। इस शब्द की मीनिंग बताने से पहले कुछ मैं शब्दों की मीनिंग बताना चाहता हूं। देखो आप, हम लोग कुछ शब्दों की मीनिंग की बात करेंगे। गवर्नेंस, गवर्नेंस से पहले एक शब्द है राज्य। स्टेट का मतलब क्या होता है, फिर हम सरकार की बात करेंगे, उसके बाद हम गवर्नेंस की बात करेंगे। जब हम राज्य की बात करते हैं, राज्य, स्टेट, तो स्टेट का सामान्य अर्थ होता है जिसका एक भौगोलिक क्षेत्रफल हो। हमेशा हम ये कहें राज्य के साथ कि एक भौगोलिक क्षेत्रफल होना चाहिए राज्य के साथ, अर्थात हम ये कहें कि
भौगोलिक क्षेत्र प्लस सरकार प्लस संप्रभुता। हमेशा ध्यान दो इस बात को, प्लस जनसंख्या। यह सामान्य परिभाषा दी जाती है राज्य की, कि राज्य का मतलब क्या होता है। हमेशा राज्य भौगोलिक क्षेत्र की बात करो आप, जिसको हम कह सकते हैं भूभाग, प्लस सरकार प्लस संप्रभुता प्लस जनसंख्या, हम इसे कहते हैं राज्य। लेकिन राज्य और समाज में अंतर होता है। जैसे यदि राज्य में से संप्रभुता निकाल दी जाए तो वो समाज बन जाएगा, सोसाइटी बन जाएगी वो। यदि हम समाज में को संप्रभुता दे दें तो वह राज्य बन जाएगा। यह बहुत ही बेसिक चीज है। देखो आप, स्टेट में से संप्रभुता निकाल दो, स्टेट माने संप्रभुता इक्वल टू समाज। आप समाज को संप्रभुता दे दो तो वह राज्य बन जाएगा। आप ध्यान देने इस बात को। तो राज्य और समाज में एक बेसिक डिफरेंट ये है कि राज्य की अपनी एक संप्रभुता होती है, जबकि समाज की अपनी कोई संप्रभुता नहीं होती। प्रश्न ये उठा, कम संप्रभुता का मतलब क्या होता है, और क्या गवर्नेंस में वास्तव में संप्रभुता का विचार सार्थक है या फिर नहीं है। प्रश्न ये उठना शुरू हो गया। जैसे देखो आप ध्यान से, इसमें एक शब्द है संप्रभुता, और मैं आपसे बार बार कहता हूं शब्द की मीनिंग एकदम क्लियर होनी चाहिए। वर्ड्स की मीनिंग यदि क्लियर नहीं है तो आप प्रश्नों को सॉल्व करने में सक्षम नहीं रहोगे आप। देखो आप, हम ये शब्द है संप्रभुता, एक शब्द है, और संप्रभुता का समान अर्थ होता है सर्वोच्च सत्ता। हम उसे संप्रभुता कहते हैं, अर्थात एक ऐसी सत्ता जो सर्वोच्च हो, किसी के अधीन न हो। हम उसे कहते हैं संप्रभुता। हमेशा ध्यान दें इस बात को, संप्रभुता का अर्थ होता है कि ऐसी सत्ता जो सर्वोच्च हो, किसी के अधीन न हो, हम उसे कहते हैं संप्रभुता। फॉर एग्जाम्पल, भारत संप्रभु है, इसका मतलब यह है भारत किसी के अधीन नहीं है। ध्यान से सुनो इस बात को, किसी के अधीन न हो संप्रभुता, इसका मतलब यह है कि संप्रभुता द्वारा निर्मित कानून आदेशी कानून होता है। संप्रभुता का जो आदेश है वह कानून होता है। संप्रभुता कुछ भी कर सकती है। हमेशा ध्यान दें इस बात को। मैंने क्या कहा, राज्य, संप्रभुता राज्य का एक गुण है। संप्रभुता का अर्थ होता है सर्वोच्च सत्ता। एक शब्द में देखो आप, अर्थात एक ऐसी सत्ता जो सर्वोच्च हो, और सर्वोच्च होने का मतलब यह है कि वह किसी के अधीन न हो। हम उसे कहते हैं संप्रभु। फॉर एग्जाम्पल, हमेशा संप्रभुता का आदेश ही कानून होता है। अब सोचो आप, जैसे हम ये कहें, इसे ध्यान से समझना इस बात को। मैं अभी आपको बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं, ABCD सिखा रहा हूं आपको गवर्नेंस की। यदि ABCD बेसिक चीज क्लियर हो गई ना, तो यकीन करो गवर्नेंस में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं रह जाएगी।
मैं जितना पढ़ा दूंगा उतना आप कर ले गए। तो मैं बार बार कहता हूं, जो टॉपिक मैं इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ाऊंगा उस टॉपिक में आपको किसी भी किताब की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। फिर आप यूपीएससी के पेपर उठाओ या स्टेट पीसीएस का, फिर आप देखना आप क्वेश्चन को, आपके प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। ध्यान से सुनिए इस बात को। मैंने कहा जैसे समाज की बात करें हम लोग, आपने समाज को संप्रभुता दे दी तो बन जाएगा राज्य। फॉर एग्जाम्पल, भारत को स्वतंत्रता मिली कब? भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। अब सोचो आप, और जिस दिन भारत स्वतंत्र हुआ उस दिन भारत की संप्रभुता को मान्यता मिली, और जिस दिन मान्यता मिली थी उस दिन भारत एक राज्य बना था। क्योंकि राज्य बनने की शर्त क्या है कि हमेशा आप संप्रभुता चाहिए। 15 अगस्त 1947 से पहले भारत ब्रिटेन का गुलाम था। चूंकि ब्रिटेन का गुलाम था तो भारत की अपनी कोई संप्रभुता नहीं थी, इसलिए भारत केवल एक समाज था। क्योंकि राज्य बनने के लिए पहली शर्त क्या है कि उसकी अपनी संप्रभुता होनी चाहिए, और स्वतंत्रता से पहले भारत की अपनी कोई संप्रभुता थी ही नहीं। जैसे बांग्लादेश जिस दिन स्वतंत्र हुआ बांग्लादेश, उसी दिन भारत ने बांग्लादेश की संप्रभुता को मान्यता दी थी, और जिस दिन भारत ने बांग्लादेश की संप्रभुता को मान्यता दी उसी दिन बांग्लादेश एक राज्य बन गया, एक स्टेट बन गया था। अब हमेशा जानते इस बात को। इसका अर्थ क्या चीज है? हम जब भी राज्य की बात करेंगे, राज्य का मतलब यह होता है कि उसका अपना एक भूभाग होगा और उसकी अपनी एक संप्रभुता होगी। संप्रभुता के बिना कोई राज्य हो ही नहीं सकता। हमेशा राज्य कहलाने की प्राथमिक शर्त है कि वह संप्रभु हो। संप्रभु का मतलब होता है सर्वोच्च सत्ता। संप्रभु का मतलब होता है कि जो सर्वोच्च सत्ता है हम उसे कहते हैं संप्रभुता। पर एक शब्द है सरकार। हमेशा ध्यान दो इस बात को। शब्द है सरकार। गवर्नेंस की बात किसे कहते हैं? इन शब्दों का प्रयोग बार बार होगा आपके गवर्नेंस के क्लास में। देखो आप, एक शब्द है सरकार। एक क्वेश्चन पूछा गया था, हम सरकार को कहते हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कहते हैं इसे। अरे बातें, हम इसे कहते हैं, हम इसे गवर्नमेंट कहते हैं इसे। प्रश्न ये उठा, हम सरकार का मतलब क्या होता है? हम गवर्नमेंट कहते किसे हैं? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें शब्द की मीनिंग ही नहीं पता कि आखिर गवर्नेंस क्या है और गवर्नमेंट क्या है, और रटने की कुछ भी जरूरत नहीं है। आप अपने घर में देखो कि वो गवर्नेंस है या गवर्नमेंट है। ये देखो, गवर्नमेंट क्या है? हम जब गवर्नमेंट को परिभाषित करते हैं तो गवर्नमेंट का अर्थ होता है संस्था या संगठन, जिसे कानून के निर्माण एवं क्रियान्वयन का अधिकार हो। वह संस्था है, संगठन, जिसे कानून के निर्माण और क्रियान्वयन का जब अधिकार प्राप्त हो तब उसे कहते हैं गवर्नमेंट। एक सामान्य भाषा में देखा जाए, एक सामान्य परिभाषा है, छोड़ दो किताबी भाषा, बुकीज लैंग्वेज की बात छोड़ दो कि पॉलिटिकल साइंस में इसकी क्या मीनिंग दी गई है और फला थिंकर्स ने किस तरह इसे परिभाषित किया है।
आप समान रूप में देखो। हम जब सरकार की बात करते हैं तो सरकार का अर्थ क्या होता है? ऐसी संस्था या संगठन जिसे कानून के निर्माण एवं क्रियान्वयन का अधिकार प्राप्त हो। इसका मतलब यह है कि जिससे कानून के निर्माण का अधिकार होगा और जो कानून को ऑपरेट करेगा, हम उसे गवर्नमेंट कहेंगे। तो गवर्नमेंट का अर्थ ही होता है ऐसी संस्था या संगठन, ऐसी संस्था या संगठन जिसे कानून के निर्माण एवं क्रियान्वयन का अधिकार प्राप्त हो, तो हम उसे कहते हैं गवर्नमेंट, हम उसे सरकार कहते हैं। अब देखो आप, जब भी हम सरकार की बात करते हैं तो सरकार के बहुत सारे रूप होते हैं, हमेशा ध्यान दें इस बात को। जैसे हम जब भी सरकार की बात करते हैं तो फिर सबसे पहले हम बात करते हैं इस सरकार की लोकतांत्रिक सरकार। इन शब्दों को देखो आप, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहा जाता है इसे। और इस समय काफी चर्चा में यह है कि मुझे गवर्नमेंट तो चाहिए पर डेमोक्रेटिक चाहिए। और कुछ लोग वर्तमान सरकार पर आरोप लगाते हैं कि वह डेमोक्रेटिक नहीं है, लोकतांत्रिक सरकार नहीं है वो हमेशा। दूसरी चीज, लोक कल्याणकारी सरकार। तीसरी चीज, संवैधानिक सरकार। अगली, निरंकुश सरकार। सरकार के बहुत सारे रूप हैं, पर हमारा जो काम की चीज है मैं वही चर्चा करूंगा मैं। मतलब पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, बहुत सारे गवर्नमेंट के रूप होते हैं। जैसे मैं थोड़ी सी चर्चा करता हूं मैं, संसदीय सरकार, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, और दूसरी चीज अध्यक्षात्मक सरकार। सरकार की बात देखो आप, गवर्नमेंट की बात देखो, हमेशा कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, वेलफेयर गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, एरिस्टोक्रेसी गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, ये सब गवर्नमेंट के रूप है। और यूपीएससी की बात करूं मैं, यूपीएससी लगातार इन तीनों पर प्रश्न बना रहा है। यूपीएससी लगातार इन तीनों पर, और कर क्या रहा है कि वो गवर्नेंस को कभी इससे जोड़ा है, इंटरलिंक कर रहा है, और कभी इससे इंटरलिंक कर रहा है। कई बार क्या होता है, ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट की चर्चा आजकल ज्यादा हो रही है। ब्यूरोक्रेटिक नौकरशाही सरकार, इसकी भी चर्चा होने लगी है हमेशा। जैसे हम ये कहें नौकरशाही सरकार, हम ये कह सकते हैं ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट कह लें इसे हम लोग, पर इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। हमारे काम की चीज देखो क्या है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते किसे हैं, इसका मतलब क्या चीज है। और वर्तमान में कोरोना काल में हम ये कहें कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की रेलेवेंसी सबसे ज्यादा बढ़ गई है। आपसे ये पूछेगा वर्तमान सरकार की आर्थिक नीतियों का लोकतांत्रिक सरकार की दृष्टि से मूल्यांकन कीजिए। सरकार, वर्तमान सरकार की आर्थिक नीतियों का लोकतांत्रिक सरकार की दृष्टि से मूल्यांकन कीजिए। आपसे यह पूछा जा सकता है यूपीएससी में। अरे बात है, या स्टेट पीसीएस की बात करें हम लोग, या हम ये कहें वर्तमान में सरकार तो है किंतु लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। आपको ये लगेगा ये क्या क्वेश्चन है, सरकार तो है किंतु लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। अब सोचो जरा, मतलब जितने भी प्रश्न पूछे गए यूपीएससी में, यकीन करो प्रश्नों में कोई दम नहीं है, कठिन प्रश्न नहीं होते।
कठिन वो चीज होती है जो चीज मुझे समझ में नहीं आती है। और इससे बड़ी बेवकूफी क्या होगी? मैं बेवकूफी शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं, बेवकूफी शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूं कि हम रटते हैं। हम क्या क्या रटेंगे? रटने की एक सीमा होती है हमेशा। इसलिए आप शब्दों को ध्यान दो इस बात को। मैंने क्या कहा? लोकतांत्रिक सरकार। आखिर ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? आप किसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हो? आप डेमोक्रेटिक हम गवर्नमेंट की बात करें, ध्यान से सुनिए इस बात को। लोकतांत्रिक सरकार की बात की हमने। अच्छा, गवर्नेंस संवैधानिक और लोकतांत्रिक सरकार की वकालत करता है। आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या हम ये कहें HCDI रिपोर्ट लगातार गिरती जा रही है। मानव विकास हम सूचकांक की बात करें, इस मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की गिरती स्थिति इस बात को इंगित करती है कि लोकतांत्रिक सरकार का लगातार पतन हो रहा है। समीक्षा करें या मूल्यांकन करें। मान लिया जाए ग्लोबल हंगर इंडेक्स आ गया, वैश्विक भूख सूचकांक आ गया, और इस वैश्विक भूख सूचकांक में भारत की जो भी स्थिति हो, ये करंट का इश्यू क्या होगा? आपसे ये पूछेगा कि वर्तमान सरकार का मूल्यांकन ग्लोबल हंगर इंडेक्स के आलोक में कीजिए। जैसे मैं लगातार प्रश्नों को उठा रहा हूं, हमेशा जान दो, मैं लगातार प्रश्नों को इसलिए उठा रहा हूं कि आप सोचो, इस तरह सोचो। आप यदि आपको यूपीएससी क्वालिफाई करना है तो आपसे बार बार कहा, आप सोचो किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। जैसे मैंने कहा, मान लिया जाए कि HDI में भारत की स्थिति 131 है। क्या है मुझे नहीं पता, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो ये दिया जाए, तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि वर्तमान में, क्वेश्चन देखो कैसे पूछेगा, वर्तमान में HDI में भारत का रैंक 131 है, 131वां है, इन्वर्टेड कामा। इस कथन के आलोक में, इस कथन के आलोक में लोकतांत्रिक सरकार का मूल्यांकन करें, यह प्रश्न है। इस कथन के आलोक में लोकतांत्रिक सरकार का मूल्यांकन करना है। अब प्रश्न को कैसे यूपीएससी ट्विस्ट कर दिया। हम सब कुछ पढ़े तो हैं, पर क्या यह सॉल्व हो पाएगा? यकीन करो, आपको इसके चक्कर में नहीं जाना है, बस इस शब्द की मीनिंग समझना है आपको, और इस वर्ड्स की मीनिंग क्लियर है तो यह प्रश्न सबसे आसान प्रश्न ही है, हमेशा जानता। मान लिया जाए गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आई, जैसे हम ये कहें, अब लगातार प्रश्नों को देखो कि प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं आपसे यूपीएससी में। आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन कि वर्तमान मौद्रिक नीति के आलोक में लोकतांत्रिक सरकार का परीक्षण करें या मूल्यांकन करें, कुछ भी पूछा जा सकता है। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी ठीक है, हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का परीक्षण करना है। क्या वास्तव में वर्तमान मॉनेटरी पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक बना रही है या नहीं, लोकतांत्रिक बनाती है या नहीं बनाती है? और एक बात आप सबसे मैं कहना चाहता हूं, यकीन करो, यूपीएससी में केवल भीड़ है, एक भीड़ है। लोगों को यह नहीं पता है कि पढ़ना क्या है, और जो पढ़ते भी उन्हें यह नहीं पता है कि शब्द की मीनिंग क्या है और हम कैसे इंटरलिंक करेंगे, यह पता ही नहीं है। सबसे बड़ी चीज तो यह है, इसे आप थोड़ा सा काम करोगे ना, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो,
इंटरलिंक करना सीखो। अब प्रश्न कैसे बनेगा और कैसे फ्रेम किया जाएगा आंसर, थोड़ा सा वर्क करोगे, मेंस क्वालिफाई कर जाओगे आप। ये मैं बार बार कहता हूं मैं आपसे कि आप शब्दों को देखो। आप अब मैं इस शब्द को लेके चलता हूं, आखिर लोकतांत्रिक सरकार का मतलब क्या होता है? क्योंकि आपसे यह पूछेगा गवर्नमेंट और गवर्नेंस में बेसिक डिफरेंट क्या है। पूरी बात, हम जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करेंगे तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? जहां निर्णय लेते समय विचार विमर्श किया जाए। पहली बात डेमोक्रेटिक। नंबर 2 नीति। निर्माण के केंद्र में जनहित हो। तीसरी चीज आम जनता को अपना विचार व्यक्त करने का अधिकार हो। अगली चीज सामाजिक न्याय। मौलिक अधिकार। को कानूनी और संवैधानिक मान्यता। पूरी बात ध्यान देना। डेमोक्रेटिक जब गवर्नमेंट की हम बात करेंगे तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का सामान्य अर्थ होता है जहां डिसीजन लेते समय विचार विमर्श हो। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके परिवार में आपके मां बाप बच्चों के संबंध में निर्णय लेते हैं तो इसका मतलब यह है बच्चों के संबंध में डिसीजन लेते समय बच्चों से विचार विमर्श किया जाए। यदि मां बाप बच्चों से विचार विमर्श करने के बाद यदि डिसीजन लेते हैं तो वह डिसीजन डेमोक्रेटिक कहलाएगा, तो वह निर्णय लोकतांत्रिक कहलाएगा। जैसे आज के 20 साल पहले जब मां बाप बच्चों की शादी करते थे तो बच्चों से विचार विमर्श किया ही नहीं जाता था। इसका मतलब यह है कि मां बाप का डिसीजन लोकतांत्रिक नहीं है। अब सोचो, गांव का सरपंच यदि कोई नीति बनाता है, कोई डिसीजन लेता है तो गांव के सभी लोगों से विचार विमर्श करता है, तो इसका मतलब उसका डिसीजन लोकतांत्रिक है। यदि वर्तमान सरकार किसी पॉलिसी का निर्माण करते समय, किसी नीति का निर्माण करते समय सदन के सभी सदस्यों से विचार विमर्श करता है, सदन के सभी सदस्यों से, सभी सांसदों से विचार विमर्श करता है, तो इसका मतलब यह है कि वह लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक का मतलब यह होता है, लोकतांत्रिक सरकार का मतलब यह कि जब भी कोई कदम उठाया जाए तो विचार विमर्श होना चाहिए और उनसे विचार विमर्श अवश्य किया जाना चाहिए जिन पर इस कानून का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, वर्तमान सरकार यदि कोई कानून बनाती है और उस कानून का प्रभाव आम जनता पर पड़ता है तो स्वाभाविक है आम जनता से विचार विमर्श किया जाना चाहिए।